हम मुकाबला में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने अभी एक ट्वीट किया है, एक तस्वीर उन्होंने शेयर की। उन्होंने कहा, प्रसपा यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। यानी गठबंधन की बात हो रही है, गठबंधन की बात है, विलय की बात यहां पर नजर नहीं आ रही है। तो समाजवादी पार्टी अपनी ताकत और बढ़ा रही है, चाचा भतीजा साथ आ रहे हैं। अब इस तस्वीर के बाद ये साफ हो गया है। तो यादव वोट तो नहीं बटेगा, लेकिन क्या मुस्लिम वोट बटेगा, इस पर हम बात करेंगे। जी हां, आज का हमारा ये खास कार्यक्रम और आज का मुकाबला इसलिए भी खास क्योंकि आज चर्चा उस मसले की होगी जो वर्तमान में अपने देश की कई समस्याओं की जड़ है। आज बात होगी जनसंख्या वृद्धि की और उसकी आड़ में शुरू हुई दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति की। घर की समस्या, रोजगार की समस्या, अनाज की समस्या, प्रदूषण की समस्या, जीवन स्तर में गुणवत्ता की कमी, भौतिक संसाधनों पर दबाव। मसला एक नहीं है, अच्छे अस्पतालों से लेकर तमाम कमियां, शिक्षण संस्थानों तक की कमियां, हर समस्या के मूल में कुछ है, तो वो है जनसंख्या विस्फोट। फिर भी कुछ लोग वोट की चाहत में आपदा में भी अवसर तलाश लेते हैं। एमआईएम के नेता गुफरान नूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्हें मुसलमानों से अधिक बच्चे पैदा करने की गुहार लगाते हुए वो दिखाई दे रही हैं। वो कहते हैं, अगर मुस्लिम अधिक बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो अवैसी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। अब सोचिए, बिना सिर पैर की बात करने वाले नेताओं के बारे में, जिनके लिए वोट ही सब कुछ है। आज धर्म की आड़ में होने वाली इसी मतलबी सियासत की बात होगी और हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी से सांसद एसटी हसन और एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। असीम वकार जी, मतलब वोट के लिए कुछ भी करेंगे? नहीं, वो कुछ कोई वीडियो चला रहे हैं कि वो फला कोई नेता है, उसने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। अरे बोल रहे हैं आप क्या से। और दूसरी बात, असीम वकार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं जानता नहीं। विकेट उखड़ गया मीनाक्षी जी। असीम वकार जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, असीम वकार जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। एसटी हसन जी, एक परिवार में कितने बच्चे होने चाहिए? देखिए मीनाक्षी जी, बहस का मुद्दा बच्चों का है अगर, तो इस कॉम्पिटिटिव दुनिया के अंदर कोई भी लिटरेट आदमी ऐसा नहीं मिलता मुझे जो फैमिली प्लानिंग ना करना चाहता हो। इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में, भागती दौड़ती दुनिया में, हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हों और अच्छी जगहों पर जाएं, अच्छी नौकरियां करें या अच्छा बिजनेस करें। उसके लिए ज़रूरी यही है कि फैमिली प्लानिंग हो और सब लोग करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसका ताल्लुक लिटरेसी से है। जितने लोग लिटरेट हैं वो फैमिली प्लानिंग करते हैं और तजर्बा ये बताता है कि जहाँ पे इलिटरेसी है वहाँ पर फैमिली प्लानिंग कम से कम होती है और वो बच्चों की तादाद उनके यहाँ ज़्यादा होती है। नहीं, गुफरान नूर तो ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए मुसलमानों को, तभी तो एक मुसलमान नेता प्रधानमंत्री बनेगा। शौकत अली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, आप कितने बच्चे पैदा कर लें, एक आंकड़े के हिसाब से मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अगर मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे तो भी वो हिंदुओं के बराबर 2000 साल के बाद आएंगे। 2000 साल किसने देखे हैं? तो मैं तो समझता हूँ ये इलॉजिकल बात है और ये एक वोट को पोलराइज करने का तरीका है। हमें इस वक्त ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जो हिंदू मुस्लिम में वोट पोलराइज हो जाए। एसटी हसन जी, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है आपसे चर्चा करते हुए कि आप ये कह रहे हैं कि लिटरेसी होनी चाहिए, जो लिटरेट होगा वो अपने आप ही फैमिली प्लानिंग करके चलेगा। लेकिन आप ही हैं जो 4 दिन पहले ये बयान दे रहे थे कि अगर यूनियन सिविल कोड आ गया तो 2 शादियां मुसलमान नहीं कर पाएंगे। आप तो बड़े सॉफ्ट हो गए। देखिए बड़े अफसोस की बात है। देखिए, आप बहुत बड़ा चैनल है आपका, आपने मेरा पूरा बयान तो सुनती।
नहीं, मैं पूरा बयान सुनने के बाद ही मैंने इसलिए आपसे पूछा। आपने 2 शादियों की बात कही, ये मुझे बड़ी अजीब लगी, मैंने पूछ लिया आपसे। हाँ, उसमें सुनिए, मैं आज भी आपको ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म होता है तो वक्फ खत्म हो जाएंगे, हिबे खत्म हो जाएंगे, मुसलमान अपनी इनहेरिटेंस में जो बच्चों को देते हैं वो हमारे लाश खत्म हो जाएंगे, 2 शादी नहीं कर सकते, और आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 अगर खत्म हो गया तो हमारे अक़लियती इदारे सारे खत्म हो जाएंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। 2 शादी हम इसलिए करते हैं कि अगर मान लिए कि हम वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है, कोई उसका क्रोनिक इलनेस है या बिल्कुल करप्ट है या कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस है कि औलाद नहीं हो रही है, तो इजाजत है दूसरी शादी की। हमारे यहाँ बैन नहीं है कि साहब आप 2 शादी कर ही नहीं सकते, चाहे आप मर जाएं, कुछ भी हो जाए। तो मैंने कौन सी गलत बात कह दी? आप लोगों ने सिर्फ 2 शादी तो उठा लिया, बाकी उस पर क्यों नहीं बात करते? आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 की बात क्यों नहीं होती है? अच्छा, एफटी हसन जी, आप ये कह रहे हैं ना कि मुसलमानों की जनसंख्या से देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय नहीं होता, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी ये बयान दे रहे हैं या उनके पार्टी के नेता अगर इस तरीके के बयान देते हैं, इसका क्या मायने निकाला जाए? कट्टर मुस्लिम की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, उस राह पर चल पड़े हैं। अपने आप देखिए, मैं इस बयान से अपने आप को एसोसिएट नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं करता इस बयान से अपने आप को एसोसिएट इसमें, क्योंकि बहुत से जो एक्सट्रीम जमातें हैं हिंदुओं की, वो भी बहुत ये कहते हैं कि बच्चे ज़्यादा पैदा करो, पता नहीं कौन सी जंग होने वाली मुसलमानों से, क्या कहते नहीं हैं? तो मैं इन बयानों को खुराफात समझता हूँ और मैं इन बयानों के साथ हरगिज़ नहीं हूँ। गौरव भाटिया जी, अब कुछ कहना चाहते हैं। गौरव जी, ये वो देश है, ये भारत वो देश है जो सर्वधर्म संभाव की भावना लेकर आगे चलता है, जहां का राष्ट्रपति एक मुसलमान होता है, महत्वपूर्ण पदों पर मुसलमान आसीन होता है, और उसके बाद अगर ये कहा जाए कि मुसलमानों को अपनी जनसंख्या बढ़ानी होगी, इसका क्या मायने है? क्या बेतुकी बात है? मीनाक्षी जी, आपने देखा कि एक प्रवक्ता पार्टी का जिसकी नाम में मुस्लिमीन था, आपके प्रश्न की धार नहीं झेल पाए और पहले ही भाग खड़े हुए। मैं तो इंतजार उन्होंने कहा भैया इस पे ना हो पाएगा, मीनाक्षी जी एंकर हैं, हाँ कोशिश करिएगा, उनको लाइएगा, एक फुटबॉल चाहिए होती है जिनसे हम सवाल पूछे हैं। लेकिन मैं पहले अब एसटी हसन साहब की बात करता हूं। एसटी हसन साहब जी, आपको बड़े ध्यान से मैंने सुना, आपका बयान आया था भारतीय जनता पार्टी को हराना है, वरना तुम लोग 2-2 शादियां नहीं कर पाओगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। एसटी हसन साहब, आपने अनुच्छेद 29 और 30 की बात करी, मेरे 1-2 सवाल हैं, आप उत्तर दीजिएगा अपनी बारी में। क्या अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि हमारा संविधान कहता है आना चाहिए, आएगा तो अनुच्छेद 29-30 खत्म हो जाएगा? और ये किस तरह की मीनाक्षी जी सोच है? देखिए, इन्होंने कहा कि 2 बीवियां इसलिए इजाजत देता है कि एक बीवी अगर कैरेक्टरलेस हो या खराब हो या बीमार हो, तो क्या मुस्लिम जो मर्द होते हैं वो कभी बीमार नहीं होते, वो कैरेक्टरलेस नहीं होते? हसन जी, आप चाहेंगे कि मुस्लिम महिला जो हैं वो 4-4 मर्द रखे अपने घर में, कि भाई एक अगर बीमार हो गया, दूसरा कैरेक्टरलेस निकला, तीसरा खराब हो, तो चौथे से काम चलाए? ये सोच खुद में बड़ी जहरीली है। और एसटी हसन साहब जी, आपने एक अपील और करी थी मीनाक्षी जी, जो बहुत गंभीर मुद्दा है। ये लोग अपील करते हैं सारे मुसलमान तुम लोग एक हो जाओ। मीनाक्षी जी, हम लोग तो पद निरपेक्ष देश है। सोचिए अगर यही अपील अगर कोई भाजपा का नेता कर दे, सारे हिंदू एक हो जाओ, और सोचिए अगर सारे हिंदू एक हो जाएं तो इनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी, 1 सीट नहीं आएगी। ये लेकिन संविधान के विपरीत होगा। तीसरी बात, इनकी गलती है नहीं मीनाक्षी जी, अखिलेश यादव इनकी पार्टी के मुखिया हैं। मुखिया कहते हैं जिन्ना और सरदार पटेल और महात्मा गांधी एक जैसे हैं। अरे मैं हसन जी बिल्कुल गर्व से कहता हूं, भारत के मुसलमानों के लिए भी आदर्श जो है वो सरदार पटेल है, अब्दुल कलाम है, औरंगजेब राइफलमैन है जिसने अपनी जान दी, जिन्ना नहीं है। और ये जिन्ना इसलिए करते हैं मीनाक्षी जी, क्योंकि 10 साल सत्ता में रहे,
लेकिन काम अपने बताने के लिए कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, डबल इंजन की बात करती है, तो इनको दर्द होता। एस टी हसन जी, देखिए, आप बहुत बड़े वकील हैं, मैं जानता हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जिन्ना को हिंदुस्तान का मुसलमान ये समझता है कि जिन्ना से जितना बड़ा नुकसान हिंदुस्तान के मुसलमान को हुआ है, किसी और को नहीं हुआ। आज हम अपने ही घर में पराए हो गए, किराएदार हो गए। वफादारियों के सबूत देने पड़ते हैं आप जैसे लोगों की वजह से। तो हम कहीं ना कहीं हम लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन कभी कभी आता है कुछ लोगों के अंदर। जहां तक दूसरी बात आपने कही कि औरतों को भी 4-4 शौहर हसन जी, माफी के साथ मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। इस देश की जनता ने आपको संसद पहुंचाया है, इस देश की जनता ने आपको वोट दिया है, आप सांसद हैं, और अगर आप ये कहें कि कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आता है और डिप्रेस फील करती है एक कौम, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। हसन जी, ये हकीकतें आप पब्लिक में जाके मालूम करिए और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करिए तो मालूम हो जाएगा। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि औरत को खुला लेने का पूरा अधिकार है। अगर उसका शौहर करप्ट है या बहुत ज्यादा खराब है तो खुला ले सकती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो अब आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 की जहां तक बात करी, क्योंकि आप तो वकील हैं। नहीं हसन साहब, आपने उत्तर नहीं दिया। अगर मुस्लिम महिला 4 मर्द रखना चाहेगी, आप सही ठहराएंगे उसे? गौरव जी, हसन जी, मुझे बीच में ही आप लोगों की इस चर्चा को इसलिए विराम देना पड़ रहा है क्योंकि हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे असीम वकार जी हमारे साथ जुड़े, और चूंकि अब असीम वकार जी जुड़ गए हैं। वकार जी, वोट के लिए क्या करेगी पार्टी? मुसलमानों के एक होने की बात करेगी, शादियां करने की बात करेगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात करेगी, उसी से भारत का मुस्तकबिल बनेगा, ये बात होगी? पिछले 10 दिन से मैडम लगातार मैं सारे चैनल्स पर, और मैं अपनी पॉलिटिकल जो रैलीज हमारी जो हो रही है, प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें भी एक स्पीच दे रहा हूं। एक मेरा एक मिशन है, उस पर काम कर रहा हूं। और वो मिशन ये है कि हमारे देश में 85% लोग या तो गरीब हैं या गरीबी की रेखा से नीचे हैं। हमारे देश का जो पॉवर्टी इंडेक्स है वो ये कहता है कि 67.8% लोग भारत में ऐसे हैं जो $2 रोज कमाते हैं सिर्फ, यानी 140 से 150 रुपए। 150 रुपए रोज कमाने वाला आदमी जो महीने में 4,500 रुपए कमा रहा है, वो कैसे आज के जमाने में जो माफिया शिक्षाकरण हो गया, इसमें कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? सरकारी स्कूलों का बिल्कुल ऐसा बंटाधार हुआ है, एजुकेशन ऐसी तहस नहस हुई कि कोई पढ़ाना नहीं चाहता। प्राइवेट स्कूलों में जो माफिया राज चल गया है, शिक्षा का माफिया राज, उसमें गरीब माँ बाप अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, उनका खून चूसा जा रहा है। मैं एक मिशन लेके चल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और वो प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री जो बन भी चुके हैं और पूर्व हो चुके हैं और आने वाली लाइन में भी लगे हैं, असीम वकार जी, आपका मिशन गुफरान जी के मिशन से अलग कैसे? 85% है उनके बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए कौन बात करेगा? आपका मिशन अलग कैसे? और जो मैंने अभी मुंबई में जो जलसे में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैडम मैं जानता नहीं, वो मिशन अलग कैसे? नौजवानों में तुमसे कह रहा हूं, देखिए हम चला रहे हैं ना, नौजवानों में तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारा भविष्य है कल। कौन है ये? आप शादी करें, आप बैचलर मत रहें। ये देखिए ना, मैं चला रही हूँ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। क्यों परेशान कर रही हैं आप? क्यों परेशान हो रही हैं आप? नहीं, अरे हम कहां परेशान हो रहे हैं? आप ही ने कहा कि पॉवर्टी लाइन पे पहुंच गए हैं, संसाधनों की कमी है, शिक्षा की कमी है, भूख प्यास से लोग बेहाल हैं। और ऐसे में अगर इस तरीके के बयान आएंगे कि आप एक घर में कई बच्चे करें क्योंकि मुसलमान पीएम बनाना है, सीएम बनाना है, मैं तो पूछूंगी ना आपसे वकार जी। मैडम मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं कि मुसलमान ही नहीं, मैं उन तमाम बैकवर्ड, दलित, हिंदू, गरीब परिवारों की बात कर रहा हूं। भाई मुसलमान तो देश में 14% है और देश में 14% मुसलमान है और पॉवर्टी 85% तक पहुंच गई है। तो 14 अगर निकाल दिए तो बाकी तो हिंदू हुए।
मैं उन हिंदू परिवार की बात कर रहा हूं, उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनके पास फीस भरने के पैसे नहीं है। 5-5 हजार, 4-4 हजार, 8-8 हजार, 10-10 हजार रुपए महीने की फीस है। लोग 5 हजार कमाई नहीं कर रहे हैं महीने की, और अगर 2 बच्चे हैं तो 18-20 हजार फीस कहां से जमा करेंगे? मेरी लड़ाई ये है। नहीं, आपकी लड़ाई बहुत अच्छी है। मैं तो कहती हूँ साधुवाद। लोग गैस बेचे जा रहे हैं। वकार जी, साधुवाद आपकी लड़ाई को, लेकिन मुझे तो हैरानी उस बयान पर है। या तो असदुद्दीन ओवैसी जलसों में गलत बोल रहे हैं, करा लीजिए, या तो असदुद्दीन ओवैसी जलसों में गलत बोल रहे हैं, या तो गुफरान नूर गलत बोल रहे हैं, या तो आप गलत बोल रहे हैं। पार्टी के हर नेता की लाइन अलग अलग तो नहीं हो सकती। असीम बकार जी, सुनिए मैडम, सुनिए। अरे मैडम, सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। जिन ओवैसी साहब पे आप आरोप लगा रही हैं, टिकट आपका हम देंगे, रहने का खर्चा हम देंगे, हैदराबाद चलिए 4 दिन के लिए। हैदराबाद में असद ओवैसी साहब और अकबर ओवैसी साहब के 12 इंटर कॉलेज चल रहे हैं, जिसमें 17,500 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी फीस फ्री है। किताब, कापी, पेन, मोजा, ड्रेस, जूता सब फ्री है। सुबह नाश्ता भी दिया जाता है, अंडा और दूध और ब्रेड और मक्खन और सेब और केला भी दिया जाता है। आप किस नेता की बात कर रही है? देश के इकलौते लोग हैं जो अपने खर्चे पर, अपने ट्रस्ट से बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। मानी मैंने आपकी हैदराबाद हिंदुस्तान का पहला शहर है मानी मैंने आपकी जहां मस्जिदों के लाउड स्पीकर से ऐलान होता है, मानी मैंने मंदिरों के आपकी लाउड बात, स्पीकर से ऐलान होता है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, फीस नहीं देना है, पढ़ाई कराइए। वकार जी, आई सपोर्ट योर स्टेटमेंट। मैंने मानी आपकी बात, लेकिन मुझे हैरानी होती है जब गुफरान नूर ये कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो जिससे असदुद्दीन ओवैसी देश के प्रधानमंत्री बन सके। बहुत हैरानी होती है। जानता मैं, आप नहीं जानते। गौरव भाटिया जी जानते ही नहीं, असीम बकार गुफरान नूर को नहीं जानते हैं। मैं जो बात कर रहा हूं, मेरी बात को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही हैं आप? बिल्कुल मैं बढ़ा रही हूं आपकी बात। अरे भाई, मैंने तो बोला आई सपोर्ट योर स्टेटमेंट। क्या आप नहीं चाहती कि देश में 10 इंटर कॉलेज चलता है? सपोर्ट योर स्टेटमेंट। बिल्कुल चलते होंगे, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। मैं मानती हूँ असदुद्दीन ओवैसी की बात, लेकिन जब जलसों में वो ये बात कहते तो मुझे तो सवाल पूछना पड़ेगा। फुटबॉल अभी बोल रहे थे। सुनिए मैडम, सुनिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो ये बोल रहे थे कि फुटबॉल बुला लीजिए आसिम बकार को, फुटबॉल बनाएंगे। 2 मिनट में ऐसा फुटबॉल बना दूंगा, नाचते घूमेंगे ये। 2 मिनट के अंदर पूरा फुटबॉल बना के फेंक दूंगा इनको। देश चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मूर्ति लगाएंगे हजारों करोड़ रुपए की, स्कूल नहीं बनाएंगे। की बात का उत्तर दे दूं, स्कूल पर ध्यान नहीं है, बच्चे गरीबी की रेखा के नीचे जा रहे हैं। जिस देश में आप नौकरी नहीं देना चाहते, इसलिए आप बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं। अगर शिक्षा देंगे तो बच्चे नौकरी मांगेंगे। सबसे बढ़िया तरीका है कि शिक्षा महंगी कर दो, शिक्षा से लोगों को दूर कर दो। जब पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी देना पड़ेगी। गौरव भाटिया, अब जवाब ले लेते वकार जी, जवाब ले लेते। आप तो गुफरान नूर को जानते ही नहीं, आप तो गुफरान नूर को जानते नहीं। गौरव भाटिया गुफरान नूर को जानते नहीं। असीम बकार, देखिए मीनाक्षी जी, यही गजनी है ये, इनको याददाश्त चली जाती है। चलिए, नूर को नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। ये बताइए, यहां मुद्दा उठा रहे हैं शिक्षा का, स्वास्थ्य का। ये जब कहते हैं कि डिप्टी सीएम मुसलमान बनाएंगे और हर साल 4 और 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे, मतलब 2 बातें। डिप्टी सीएम मुसलमान बनाएंगे, संविधान के विपरीत ये बात कहते हैं, तो क्या शिक्षा ठीक हो जाएगी, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? और दूसरी बात, सीटें आएंगी 0 और डिप्टी सीएम बनाएंगे 20 और 25 ये लोग 5 साल में। दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को तो जानते होंगे ना, उनका बयान है कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, लेकिन ये हैदराबाद में कर सकते हैं मीनाक्षी जी। उत्तर प्रदेश में इनकी हिम्मत नहीं है कि ये शब्द बोल दें। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे बैठा देंगे, फुटबॉल बनाएंगे और ऐसी किक मारेंगे हैदराबाद तक जाएगी। तीसरी बात, ये देखिए, AIMIM का कानपुर का यूनिट है, क्या लिखता है मीनाक्षी जी? लिखता है गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मेरे हाथ में है। मतलब अगर एक मुसलमान, ये सैयद वसीम रिजवी जी हैं, ये मुसलमान थे, अब इन्होंने धर्मांतरण कराया अपनी मर्जी से डर के और हिंदू बन गए हैं। इनका सर जो है ये धड़ से अलग करने की बात कर रही है पार्टी।
ये पार्टी है, ये सोच है, ये शिक्षा की बात करते हैं। और अंत करूंगा एक बात कह के, अतीक अहमद इनके हीरो हैं मीनाक्षी जी, कभी कुछ कह मत दीजिएगा। केवल 43 मुकदमे चल रहे हैं और जिसमें मर्डर भी है, जिसमें और भी चीजें हैं, लेकिन ये पोस्टर बॉय हैं, उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी खड़े हो जाते हैं। जवाब ले लेते और हैं। अतीक अहमद को कहां रखा है मालूम है आपको? हाँ। थर-थर कांपते हैं, जेल में है आज की डेट में। हाँ। जेल में है वो। एक छोटा सा रिएक्शन असीम वकार जी, फिर मुझे हसन जी के पास भी जाना है। उत्तर प्रदेश में हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी की, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके प्रवक्ता गौरव भाटिया हैं। उत्तर प्रदेश में इनके यशस्वी मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। जिस कानपुर का ये जिक्र कर रहे हैं, उस कानपुर में भी यूपी की पुलिस है, वहां भी योगी जी की हुकूमत है, इन्हीं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय की पार्टी आपकी कोई जरूरत। इस कानपुर का जिक्र कर रहे हैं, ये कानपुर का मैटर मेरे सामने जेल में भेज दिया हमने। तो मैंने खुद कानपुर पुलिस को फोन करके कहा था, खुद कहा था कि यह भी हो सकता है कि पार्टी को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे चेहरे पीछे से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लिखकर इस तरह के बैनर लगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही वकार जी। अब गुफरान नूर की शिकायत भी करिएगा असदुद्दीन ओवैसी से। गिरफ्तार किया, गुफरान नूर की भी शिकायत करिएगा असदुद्दीन ओवैसी से कि कितने गलत तरीके से वो बयान दे रहे हैं। आप गुफरान नूर की शिकायत करिएगा, मैं तो कह रही हूं, आप उनकी शिकायत करिएगा, गलत बयान दे रहे वो। एफटी हसन जी अगर मुसलमान मुख्यमंत्री या मुसलमान देश का प्रधानमंत्री बनने से ही अगर मुस्तकबिल मुसलमानों का या किसी देश का बनना होता तो पाकिस्तान आज कटोरा लेकर भी क्यों मांग रहा होता विश्व के सामने? इमरान खान है ना उस देश के प्रधानमंत्री। बात सुन लीजिए, ये विभाजनकारी सोच क्यों? हसन जी, मैं आ रही हूँ वकार जी, बाकी मेहमानों से भी तो बात करनी। हसन जी, अरे सुनिए मैडम, बात सुनिए मेरी। हसन जी बाद में बोल लेंगे। एसटी भाई जरा 2 मिनट बाद बोल लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि क्या हिंदुस्तान में शिक्षा सस्ती नहीं होना चाहिए? मैं अगर ये लड़ाई लड़ रहा हूं और ये कह रहा हूं कि गरीबों को शिक्षा से इसलिए दूर रखा जा रहा है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है बच्चों को। असीम वकार जी, मैं आपको वोट दूंगी अगर आप इतने अच्छे, आप इतने ईमान के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो हम देंगे ना आपको वोट। देश की जनता देगी आपको वोट। लेकिन गुफरान नूर पर आप एक्शन करवाइए ना। अगर इस तरीके के बेतुके बयान देते और आप ये कहते हैं गुफरान नूर को आप जानते नहीं, तो बड़ी हैरानी होती है। निकाल दीजिए। सुनिए मैडम, आप एक्शन करवाइए गुफरान नूर पर इस तरीके का बेतुका बयान देने के लिए। मैं आऊंगी आपके पास। आप मुझे देश से निकाल दीजिए। अरे क्यों? लेकिन ये लड़ाई बंद नहीं करूंगा। ये हमारे हिंदुस्तान के उन तमाम हिंदू, दलित, सरदार, क्रिश्चियन, मुसलमान सभी लोगों की लड़ाई है। आप एक बार फीस तो अरे देश से कोई क्यों निकाल देगा? ये देश जितना आपका है असीम वकार जी, ये देश उतना ही मेरा है। आप मुद्दे को भटकाएं। आप गुफरान नूर की शिकायत करिए असदुद्दीन ओवैसी से, ये डिबेट खत्म होने के बाद ही आप शिकायत करिएगा। हसन जी, अब आप मेरी बात का जवाब दें। मैं जानता ही नहीं कौन है ये। क्या सवाल है आपका? अगर हमारी पार्टी भाई मैंने आपसे बोला कि अगर किसी धर्म विशेष का, जैसे मुसलमानों की बात कर रहे थे गुफरान नूर, अगर किसी मुसलमान के ही प्रधानमंत्री बनने से देश का विकास होना होता तो पाकिस्तान की स्थिति आज कटोरे वाली नहीं हो जाती। इमरान खान है ना वहां पर प्रधानमंत्री। ये विभाजनकारी सोच क्यों इस देश में लाई जा रही है? बात आपकी सही है। पाकिस्तान से हमें कंपेयर मत करिए। पाकिस्तान ने जो हरकतें करी है वो खुद बर्बाद होगी, आपको मालूम है। हम तो अपने देश की बात करेंगे और हम हिस्सेदारी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी बराबर का हक मिले। हम चाहते हैं चाहे वो सियासत में हो या एजुकेशन में हो या और जगह पे हो, सब जगह मुसलमान को बराबर का हक मिलना चाहिए। इसमें दो राय किसी की नहीं हो सकती, आपकी भी नहीं होगी। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपने मेरे पुराने बयान को इस बात ये कहा कि मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों एक हो जाओ, यही तो डिस्टॉर्शन होता है। मैंने वहां पे हिंदू मुसलमान सब थे, सेकुलर लोग थे, और मैंने सिर्फ ये कहा कि अल्लाह के वास्ते एक हो जाओ। और आप लोगों ने और बहुत से चैनलों ने ये कर दिया कि मुसलमानों एक हो जाओ। अगर मैंने मुसलमान लफ्ज कहा हो तो मुझे बता देना आप। मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ
इसलिए चलिए, मीनाक्षी जी मीनाक्षी देखिए जी, आप बहुत बड़े चैनल पे हैं। मैं रजत बिल्कुल शर्मा- पढ़ रही हूँ, इसमें कहीं पे भी हमने रजत मुसलमानों शर्मा एक जी हो की जाओ हम नहीं इज्जत कहा। करते हैं। नहीं हसन जी, मैं इसलिए आपको बोल दूं कि ना इंडिया टीवी ने हम ये आपके बोला चैनल की और ना मैंने रजत जी बोला। की बहुत इज्जत करते हैं। कॉमन सिविल कोड की देखिए हमने पूरा बबल बाइट चलाई है, एग्जैक्टली आपने शब्द दर शब्द जो कहा है हमने वही चलाया है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं हुआ, शब्द दर शब्द वही लिखा है जो आपने कहा है। बहरहाल मेरा आपसे सवाल ये था कि देश में विभाजनकारी सोच सोच लाने के पीछे मकसद क्या है? विभाजनकारी सोच लाने के पीछे मकसद क्या है? देखिए आसिम विकार भाई ने भी आपसे कहा कि मैं उस शख्स को नहीं जानता। अगर ऐसा कोई सरफिरा शख्स है वो कुछ कह रहा है तो आप मेरे या आसिम भाई के ऊपर क्यों उसको थोप रही हैं? हम नहीं करते इस किस्म की बातें। हाँ, विश्व हिंदू परिषद वालों ने कई बार इस बात को कहा है, आरएसएस वालों ने कई बार इस बात को कहा है। मेरे ख्याल से उस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए कभी कभी। सिर्फ इन्हीं बयान पे क्यों चर्चा होती है? गुफरान नूर को कहीं गौरव भाटिया जी आरएसएस ने या बीजेपी ने तो नहीं इम्प्लांट कर दिया? कल को ये ना कहे कि असदुद्दीन ओवैसी को भी हम ही ने प्लांट किया हुआ है। देखिए, मैं पहले एआईएमआईएम की बातों का उत्तर दे दूं। 38 सीटों पे मीनाक्षी जी ये पिछली बार चुनाव लड़े थे, 37 में जमानत जब्त हो गई थी बोल दीजिए। और इनका मुकाबला नोटा से है। सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए ही ये लोग आए हैं। ये बात करते हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की। हमने तो सुधार किया है। रायबरेली गोरखपुर में एम्स आ रहे हैं। किस तरह से स्वास्थ्य की जो योजना है आयुष्मान, उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, 55 साल कांग्रेस सत्ता में रही, मुसलमानों को इसका मतलब केवल लॉलीपॉप दिया, और आप भी यूपीए 1 का हिस्सा थे। जाके असदुद्दीन ओवैसी से पूछिएगा तब आप क्या कर रहे थे, क्यों नहीं किया आपने मुसलमानों के लिए तब कुछ नहीं किया। अब यहां आ गए बातें करने। तीसरी बात ये देखिए, अब इस पे क्या कहेंगे। एक और है, ये पोस्टर है एआईएमआईएम का, क्या कह रहे हैं? गाजियों की धरती पर गरजेंगे शेरे हिंदुस्तान। ये गाजियों की धरती है या शिवाजी की धरती है? ये है किसकी धरती है? ये चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है कि ये गाजियों की धरती है जो आक्रांताएं करते थे? और इसके अलावा एक और बता दूं, ये देखिए, ये कहते हैं कि अगर हमसे छेड़छाड़ करी तो गलत होगा, संख्या बढ़ाओ तो शरीयत कानून आएगा। मीनाक्षी जी, इनकी मानसिकता जहरीली है। ये लोग सोचते हैं हम 10 करोड़ हैं, 50 करोड़ हो जाएं, 100 करोड़ पे भारी हो जाएंगे। एक प्रवक्ता ये भी बोले थे। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता कि खूबसूरती भारत की ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब एकजुट होके भारत को बनाते हैं। अब एसटी हसन साहब से एक बात कहूंगा। एसटी हसन साहब, आपका एक बयान है। चलिए अपनी बात 10 सेकंड में आगे पूरी कर ले, फिर मैं वकार जी से बयान ले लेती हूं। चलिए, धन्यवाद। हाँ, एसटी हसन साहब जी, आपका अच्छा लगा मुझे ये बात। आपने कहा पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना। कभी अखिलेश यादव को भी ये बात समझाइएगा ना, जिन्ना जिन्ना की माला क्यों जप रहे हैं भाई? कम पड़ गए सरदार पटेल जी, जिनको हम आदर्श मानते हैं। और आपका बयान है कि भारत में कोविड इसलिए आया क्योंकि मुसलमानों को भारत में प्रताड़ित किया जा रहा है। एसटी हसन जी, हमें बताइएगा जरूर, क्या कोविड इसलिए भारत में आया क्योंकि आप प्रताड़ित किए जा रहे हैं? सैयद वकार, असदुद्दीन ओवैसी, ये लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। चलिए वकार जी, पहले आप एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी, आप लोग साथ क्यों नहीं आ जाते? क्यों, अगर आप मुसलमानों की मुस्तकबिल की बात करते हैं तो ये बंटवारा चाह रहे हैं, मुस्लिम वोट एक तरफ जाने दीजिए, मुस्तकबिल बनने दीजिए। देखिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम, इस सवाल का जवाब बहुत अच्छा दे दूं आपको। अगर मुसलमान लीडर है तो वो बीजेपी का एजेंट है, अगर मुसलमान पॉलिटिशियन है तो वो बीजेपी का एजेंट है, और अगर मुसलमान नौकर है, वोटर है, तो वो सेकुलर है। ये सोच जो पैदा हो गई है कि अगर हम लीडरशिप की बात करेंगे, कहेंगे नहीं हम भी आपके बराबर वाली कुर्सी जो खाली पड़ी उस पर बैठना चाहते हैं, कहें ये बीजेपी का एजेंट है, इसको भगाओ यहां से। अगर किसी ने कहा था हम यहीं जमीन में बैठ जाएंगे, आपके पैर दबाएंगे, हमसे वोट ले लीजिए, अंगूठा लगवा लीजिए, जहां दिल चाहे लगवाना हो स्टाम्प पर, कहें ये सेकुलर है, इसको अंदर ले लो कमरे में। इसकी वजह से गठबंधन नहीं हो रहा है।
अलायंस ना होने की वजह यह है कि हिस्सेदारी की बात जो करेगा वो बीजेपी का एजेंट। भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम क्या है? अगर हमने अपने हक की बात की, हमने आत्मसम्मान की बात की, तो हमसे कहने लगे तुम पाकिस्तानी हो। मैं गौरव जी से पूछ रहा हूं पाकिस्तान चले जाओ, अरे सऊदी अरब का भी भेज दीजिए, बांग्लादेश की बात कीजिए, अमेरिका की बात कीजिए, थाईलैंड, कैलिफोर्निया, मॉरिशस, क्या कहा मीनाक्षी? पाकिस्तान भेज दो। समझिए बात, समझिए आप क्या सोच है आप लोगों की, कमाल की सोच है साहब। सर थोड़ा सा बदलिए। अब देश तरक्की कर रहा है और देश के तरक्की की राह में रोड़े मत अटकाइए। कर रहा है, हम भी कह रहे हैं। फिर आपसे कह रहा हूं आखिर तक इस मुद्दे पे लड़ूंगा। हसन जी, आज नहीं लड़ूंगा, कल तक लड़ता रहूंगा, परसों जब तक जिंदा हूं लड़ूंगा। और जब तक के हिंदुस्तान में गरीबों को शिक्षा चलिए आपने भी फ्री नहीं करवा लूंगा और ये शिक्षा का माफिया राज बंद नहीं करवा लूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आपका दिल चाहे तो मेरी बात सुनिए, ना दिल चाहे मेरी बात आज विपक्ष अगर एक हो जाए तो बीजेपी को हरा सकता है, लेकिन समस्या यही है कि विपक्ष ही बिखरा हुआ है। चाहे तो मेरी लड़ाई में साथ आइएगा, आपका दिल चाहे तो मुझे भगा दीजिएगा, लेकिन लड़ाई में लड़ूंगा शिक्षा की। अभी जरा इन्हें बोलने दी। इस वक्त विपक्ष एक हो या ना हो, लेकिन जनता एक है। और इस वक्त चाहे जनता किसान हो, मजदूर हो, मुसलमान हो और तमाम तबके के लोग हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये सब एक हैं। इन्होंने जो तय कर रखा है वो आपको आगे आने वाले इलेक्शन में यूपी में मालूम हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी के बयान की इन्होंने मुझसे सवाल करा वकील साहब ने, तो ये कम से कम इन्हें तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश जी ने सिर्फ ये कहा है कि इन्होंने 7 पढ़ा, 7 पढ़ने को इन्होंने कह दिया कि साहब उनकी कंपैरिजन कर दिया। और आप लोगों को भी कम से कम इस बात को नहीं करना चाहिए था। तो आखिर इतना डिस्टॉर्शन, इतना हर चीज में घुमाव फिराव क्यों करते हैं बीजेपी वाले? ठीक है, अब बात इतनी सी है कि चुनाव में जाने वाली है उत्तर प्रदेश की जनता भी, और ये जनता तय करने वाली है कि उसे किसके साथ जाना है। एक विकल्प ये हो सकता था कि विपक्ष एकजुट होता, और एक विकल्प ये है कि आज एआईएमआईएम और सपा दोनों अलग अलग खानों में बैठे हुए हैं और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव भाटिया जी, अफीम वकाल जी, एफटी हसन जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।